आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रेसिजन फार्मिंग। ये आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी, एमपीपीएससी जैसी एग्ज़ाम में तो इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पूरे लेक्चर में हम प्रेसिजन फार्मिंग के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी छोटी चीज़ें जुड़ती जाएगी उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक बार आपके यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको कभी भी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्रेसिजन फार्मिंग के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको इमेज फॉर्म में एक केस स्टडी एक्सप्लेन करता हूं। केस स्टडी आप इमेज में देख लेंगे तो आपके लिए कंसेप्ट आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें इमेज की तरफ। तो यहां पर आपको दिख रहा है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और यहां पे दिख रहा है प्रेसिजन एग्रीकल्चर। ठीक है, दोनों में आप ध्यान से देखें तो एक तरफ आपको एक व्यक्ति किसान दिख रहा है। वो किसान क्या कर रहा है, मैनुअली हर काम को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, चाहे जुताई की बात हो या बुआई की बात हो, ये सारे काम वो अपने हाथ से कर रहा है। क्लियर? दूसरी बात अगर आप देखें दूसरे प्रेसिजन फार्मिंग में, तो एक किसान है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का और नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है अपनी खेती में। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखिए कि इसी इमेज से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो कि प्रेसिजन फार्मिंग की डेफिनेशन क्या है। तो प्रेसिजन फार्मिंग एक फार्मिंग का ही टाइप है ना। ये कृषि का ही एक प्रकार है जिसमें क्या होता है, नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। नई नई तकनीकों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, किसान किस लिए करेगा तकनीकों का प्रयोग? क्योंकि उसको सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, अब सवाल होता है प्रोडक्शन को क्यों बढ़ाना है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के बहुत सारी चीज़ें, एक तो किसान की अर्निंग होगी, साथ में फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या के पेट भरने के लिए खाद्यान्न की भी जरूरत पड़ेगी उतनी ही। तो उस खाद्यान्न की पूर्ति कहाँ से होगी, खेती से होगी। ठीक है, तो प्रेसिजन फार्मिंग में इस इमेज से आप दो चीज़ तो समझ गए कि प्रेसिजन फार्मिंग ऐसी खेती की तकनीक है जिसमें आधुनिक तकनीकों का यूज़ किया जाता है, किस लिए, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब इसी इमेज में आप देखिए कि मैनुअली खेती करने वाले व्यक्ति को इस तरफ क्यों शिफ्ट होना चाहिए। तो आप इमेज से अनुमान लगाइए कि क्यों शिफ्ट होना चाहिए। तो पहली चीज हमारे सामने जो निकल के आती है वह है क्या, लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस कौन कौन से? सबसे पहली बात करें इसमें मेनली तो क्या है, पानी काफ़ी कीमती होता है। आपने देखा होगा पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन आज वहाँ पर ग्राउंड वाटर की कमी हो रही है, जिसके कारण जल संकट पैदा होने की स्थिति आ रही है। ठीक है, और उस स्थिति से निपटने के लिए प्रेसिजन फार्मिंग अपनाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके कारण क्या होगा, एक तो पानी का कम इस्तेमाल होगा, दूसरी बात पानी का इस्तेमाल वहीं होगा जहां उसकी ज़रूरत होगी, या हम कह सकते हैं जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल होगा पानी। ठीक है, तो इसलिए इस इन सारी चीज़ों का डेटा वो कहाँ से आएगा, प्रेसिजन फार्मिंग से, कि कहाँ पे कितना पानी यूज़ करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसके लिए नीड क्यों है प्रेसिजन फार्मिंग की, तो वह है लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, दूसरा हम बात कर सकते हैं हायर प्रोडक्टिविटी। हायर प्रोडक्टिविटी है ना, एक मैनुअली एक किसान अपने हाथों से सारे काम कर रहा है और एक मशीनों के द्वारा आधुनिक तकनीकों का यूज़ कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी कहाँ ज़्यादा होगी, प्रेसिजन फार्मिंग में होगी। ठीक है, तीसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इनपुट। देखिए, अब एक किसान है जिसके पास सारे आधुनिक तकनीक है, जिससे वो अपने पूरे खेत का डेटा का एनालिसिस कर सकता है कि कहाँ पर किस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ज़्यादा है, कहाँ पर फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है, कहाँ पर कितना पानी यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं करना है। ये सारा इसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसके गैजेट से। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि वह व्यक्ति जहाँ पर जितनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, जहाँ पर जितने पानी की ज़रूरत है, वहाँ पर उतना ही यूज़ करेगा। ठीक है, अब अगर इस व्यक्ति के दूसरे, अगर हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में देखें तो ट्रेडिशनल में क्या है
कि इसके पास ये कोई भी जानकारी नहीं है, डेटा नहीं है, तो ये क्या करेगा, फर्टिलाइज़र जो है वो पूरे खेत में अपने अलग अलग जगह पे फैला देगा। भले ही खेत के एक पोर्शन में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में, लेकिन वहाँ पर भी नाइट्रोजन पहुँचा देगा। जहाँ पर फास्फोरस की कमी है वहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा पहुँचा रहा है, ठीक है। इस और फास्फोरस की कमी है उसको पूरा करने के लिए वहाँ पे फास्फेट खाद का यूज़ नहीं कर रहा है। तो इस तरह की कई सारी दिक्कतें इस मैनुअली खेती करने वालों के सामने आएगी, ठीक है। और इससे आपको एक चीज़ और सामने आ रही है कि ये अपना जो इनपुट है, पानी हो गया, उर्वरक हो गया, आपके पेस्टिसाइड हो गए, उनका प्रॉपर इफेक्टिवनेस के साथ में यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इफेक्टिवनेस से यूज़ नहीं करेगा तो एक तो रिसोर्सेज का एक मिसयूज़ होगा, साथ ही साथ रिसोर्सेज का जब मिसयूज़ होगा तो कहीं ना कहीं किसान की अर्निंग भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें आएगी किससे, पैसे से आएगी ना आखिरकार। तो पैसा यहाँ पर मिसयूज़ होगा, ठीक है। तो एक इसलिए भी इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इनपुट, कि आप जितने भी इनपुट है उनके इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए भी आपको ये ज़रूरत है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप मिस करेंगे, कि चौथी चीज़ जो हम बात कर सकते हैं इसके कि इसकी नीड क्यों है, तो वो हम बोल सकते हैं लेसर पॉल्यूशन। प्रदूषण की कमी, प्रदूषण में कमी लाने के लिए भी प्रेसिजन फार्मिंग जरूरी हो जाती है। क्यों, देखिए अब ये मैनुअली क्या करेगा, बेजा इस्तेमाल करेगा फर्टिलाइजर्स का, जिसके कारण आपको मालूम है कि हमारी खाद्य श्रृंखला दूषित हो रही है, हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा वायुमंडल में भी प्रदूषण हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है। लेकिन ये क्या है, इफेक्टिवनेस के साथ यूज़ करेगा, तो जिस फर्टिलाइजर्स की जहाँ ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करेगा, तो उसके कारण क्या होगा, एक तो इफ़ेक्टिवनेस बढ़ रही है उसके यूज़ में, साथ ही साथ क्या है, पर्यावरण को भी और स्वास्थ्य को भी कम से कम खतरा हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें समझ ली, प्रेसिजन फार्मिंग का हमने डेफिनेशन समझ ली इसी इमेज से, साथ में इसकी नीड क्यों है ये समझ में आ गई, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये प्रेसिजन फार्मिंग तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ करके तो हमारे देश में किसानों की आमदनी काफ़ी बढ़ सकती है, तो फिर सरकार क्यों इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। देखिए सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है, सरकार अपने तरीके से, अभी हम आगे देखेंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, ई नाम हो गया, सही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई, इस तरह की कई सारी योजनाओं के द्वारा जो है इसको प्रेसिजन फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए एक वचनबद्ध दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे देश में मैक्सिमम खेती करने वाले लोगों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम वाला खेत है, तो छोटे खेत में ये टेक्निक क्या है, इफ़ेक्टिवनेस के साथ में सामने नहीं आती है। ये बड़े खेतों के लिए तो बढ़िया है। अब देश की समस्या क्या है कि मैक्सिमम किसानों के पास छोटी ज़मीन है, और बहुत सारे किसान तो क्या है, बटाई पे काम कर रहे हैं, यानी उनका खेत है भी नहीं, तो उनके लिए भी ये काम के लिए नहीं रहेगी चीज़ें। तो इसी कारण से क्या होता है, हमारे देश में किसान सफ़र करता है ना। और ये जितनी भी आप योजनाएं देखते हो ना, उन योजनाओं का मैक्सिमम फ़ायदा बड़े किसान ले लेते हैं। छोटे किसान तो जैसे पहले थे आज भी वैसे के वैसे ही है। इसीलिए किसान आंदोलन और ये सब होते हैं, तो ये उसका मेन रीज़न ये रहता है कि छोटे किसानों को वो फ़ायदा नहीं पहुंचा है ना। ग्राउंड लेवल आपको बड़े पैमाने पे जरूर दिखता है गवर्नमेंट के लेवल पे कि हाँ चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, इतनी सारी अच्छी चीज़ें, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें आपको सुनने में बढ़िया लग रही है, लेकिन ये सब क्या है कि बड़े किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए उतनी इफेक्टिव नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने एक सेगमेंट समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं हम टॉपिक पर वापस से। देखिए प्रेसिजन फार्मिंग मैंने आपको इमेज से पहले डेफिनेशन बता दी है, अब थोड़ा सा हम पीपीटी के हिसाब से भी देख लेते हैं ना। प्रेसिजन फार्मिंग एक उन्नत कृषि पद्धति है जो आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने पर केंद्रित है, ठीक है। आपने इमेज में अच्छा समझ लिया तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गई कि यहाँ पर 3 चीज़ें, एक तो आधुनिक तकनीकों का यूज़ हो रहा है, दूसरा किस लिए हो रहा है, फसलों का उत्पादन बढ़ाना है, तीसरा फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ रहा है, संसाधनों के उपयोग का अनुकूलित प्रयोग करना, है ना, यानी इफेक्टिवनेस के साथ में। तो ये हो गया हमारा प्रेसिजन फार्मिंग की डेफिनेशन। क्लियर। अब आते हैं हम प्रेसिजन फार्मिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है, ठीक है। तो अगर हम प्रेसिजन फार्मिंग में देखें, यहाँ पे मैं वापस से एक बताता हूँ। प्रेसिजन फार्मिंग में अगर हम बात करें, ये हमारी प्रेसिजन फार्मिंग है, और ये पूरी प्रेसिजन फार्मिंग होगी कैसे, यानी संपन्न कैसे होगी, तो इसके लिए क्या लगेगा,
एक तो आपको लगेगा जीपीएस, लगेगा जीआईएस, हम बात कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग की भी, रिमोट सेंसिंग, फिर इसके बाद में डेटा एनालिसिस। ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ती है और इसमें सारे ड्रोन टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें आती है, तब जाके प्रेसिजन फार्मिंग आगे बढ़ती है। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम देखें तो प्रेसिजन फार्मिंग में जो जियो स्पेशियल टेक्निक का यूज़ किया जाता है उनमें से कौन कौन सी तकनीक यूज़ होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, अब आप में से जो लोग नहीं जानते हैं जीपीएस, जीपीएस एक्चुअली क्या है, ये सैटेलाइट के द्वारा आपकी एक्चुअल स्थिति बताने का एक साधन है ना। आप आजकल तो कारों में, मोबाइल में, सब जगह जीपीएस का यूज़ होता है। ठीक है, जीपीएस में क्या होता है कि पूरे पृथ्वी पर के चारों तरफ लगभग 24 से 30 सैटेलाइट घूम रहे हैं। ठीक है, और उन सैटेलाइट के डेटा के आधार पर आपकी एक्चुअल स्थिति का पता लगाया जाता है, वो कहलाती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं डिटेल लेक्चर आपको साइंस में बताऊंगा, अभी फिलहाल एग्रीकल्चर का टॉपिक है तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, अब जीपीएस में अगर हम बात करें तो एक तो आपकी एक्चुअल स्थिति पता लग रही है। अब एक्चुअल स्थिति पता करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट के डेटा का यूज़ किया जाता है। 4 सैटेलाइट अलग अलग आपकी पोजीशन बताते हैं और उन पोजीशन का मेजरमेंट होता है और उसके आधार पर आपकी एक्चुअल स्थिति पता लगाई जाती है। ठीक है, ये कहलाता है आपका ग्लोबल पोजिशनिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, जीपीएस। वही अगर हम बात करें जीआईएस की, तो जीआईएस क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर जगह के डेटा को पूरा संग्रहित करता है और उसके आधार पर उस स्थान की विशेषताएं बताता है। ठीक है, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे जीपीएस और जीआईएस को समझाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं मैं कहां पर हूं, ये कौन बताएगा, जीपीएस। मैं कहां पर हूं उस स्थान की विशेषता कौन बताएगा, जीआईएस। ठीक है, तो याद रखना, अब जीपीएस बताएगा कि मैं इस पर्टिकुलर स्थान पर खड़ा हूं, जीआईएस ये बताएगा कि मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं उस स्थान की चट्टानों की क्या विशेषता है, उसका पूरा मैप बनाकर वो आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। ठीक है, तो ये होता है जीआईएस। ठीक है, अब इसका यूज कैसे किया जाता है प्रेसिजन एग्रीकल्चर में, तो जीपीएस के बारे में, जीपीएस से आपको क्या मालूम पड़ेगा, जैसे कि एक किसान है, ये बीच में खड़ा है, उससे जीपीएस के द्वारा वो अपने अलग अलग पूरे खेत के अलग अलग स्थानों का डेटा इस जीपीएस से पता कर लेगा। ठीक है, इसके द्वारा आप ट्रैक्टरों में, किसानों के ट्रैक्टरों में जीपीएस लगता है, उनके यहाँ जो मशीन हो रही है, जो फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वैसे हर चीज़, पेस्टिसाइड के लिए हर चीज़ों को प्रोवाइड कराने वाली मशीनों में जीपीएस लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि किस स्थान पर कौन सी मशीन काम कर रही है, किस स्थान पर काम हो चुका है, नहीं हो चुका है, ये सारी जानकारी जीपीएस के माध्यम से किसान को मिल जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो इनपुट है उसका इफेक्टिवनेस के साथ में यूज़ हो रहा है। ठीक है, जीआईएस की बात करें तो जीआईएस से क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर किसान को क्या है, अपने खेत के अलग अलग स्थान के बारे में प्रॉपर डेटा का नॉलेज होता है कि इस खेत में कौन सा स्थान है जहाँ पर नमी की कमी है, कहाँ पर मिट्टी का तापमान ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, पोषक तत्व की कमी है, या कौन सा पोषक तत्व अधिकता में है, तो इसलिए और उसको पोषक तत्व न प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे क्या है उसमें विषाक्तता फैल जाए, या पानी की कमी, पानी प्रचुर मात्रा में है मिट्टी में, तो मिट्टी में और अलग से पानी ना पहुंचाकर आप फसल को नुकसान नहीं पहुंचा दें, मिट्टी को नुकसान ना पहुंचा दें। तो ये सारा डेटा हमको कहाँ से मिलेगा, जीआईएस से। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया जीपीएस और जीआईएस और इसका कैसे यूज़ होता है प्रेसिजन फार्मिंग में। ठीक है, प्रेसिजन फार्मिंग में अच्छा एक और चीज़ आती है जो यहाँ पर नहीं लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ, एक है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का भी यूज़ प्रेसिजन फार्मिंग में किया जाता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि दूर से किसी स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना बिना उसके संपर्क में आए। ठीक है, अब इसमें भी क्या सिस्टम होता है कि आपके ऊपर जो उड़ रहे हैं सैटेलाइट हो गए, विमान हो गए या ड्रोन हो गए,
वहाँ पर क्या होता है, सेंसर लगे होते हैं। अब सेंसर क्या करता है कि ज़मीन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, है ना, जैसे कि क्या होता है, सनलाइट जब ज़मीन पर पड़ती है तो वो सनलाइट क्या होती है, परावर्तित होती है, और परावर्तित होती है जो परावर्तित हो रही है ऊर्जा, उसको सेंसर कलेक्ट करता है और उस सेंसर को कहाँ भेजता है, कंप्यूटर में, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा उस पूरी डेटा का एनालिसिस किया जाता है। ये कहलाता है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, अभी मैंने शॉर्ट में बताया है, डिटेल में आपको इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तब आपको उसमें समझाएंगे। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा क्या होता है कि आप किसी भी स्थान की रिमोट सेंसिंग के द्वारा आप पानी की स्थिति का पता लगा सकते हो, उस पर्टिकुलर स्थान में क्या मिनरल्स है या नहीं है, उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है, और इस तरह से पूरे खेत का एक प्रॉपर तरीके से मैप डेवलप होता है ना। क्योंकि जनरली ये देखा गया है, इन रिसर्च के आधार पर पता लगा है कि एक खेत है, एक खेत में ये हो रहा है कि जब इन मानचित्रण किया गया, पूरा मैप बनाया गया इन सब टेक्निकों का यूज़ करके, तो ये पाया गया है कि किसी किसान के खेत में, जैसे कि ये खेत है, वहाँ पर एक पोर्शन पे 1 हेक्टेयर में 5 टन का प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं दूसरे पोर्शन में 20 टन का प्रोडक्शन हो रहा है पर हेक्टेयर के हिसाब से। अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हो वेरिएबल दिख रही है, नज़र आ रही है, परिवर्तन दिख रहा है। यहाँ पर 5 टन का प्रोडक्शन है, यहाँ पे 20 टन का। तो ये चीज़ें जो है ना, किससे दूर होती है, प्रेसिजन फार्मिंग में, है ना। और उसमें क्या है, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, इनके द्वारा ये पता लग गया, और पता लगने के बाद में फिर इस पर्टिकुलर स्थान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि यहाँ पर भैया प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, और फिर फर्टिलाइजर्स या पानी या जो भी चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, और फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है जितने भी इनपुट है। और जब पूरा समान वितरण होता है इनपुट का पूरे खेत में, तो नो डाउट प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, प्रेसिजन फार्मिंग के कंपोनेंट पूछा जाए तो ये लिखना। ठीक है, अब ये इसके द्वारा क्या होता है, सैटेलाइट नेविगेशन, यानी कि जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करके किसी स्थान की लंबवत और अक्षांशीय स्थिति का निर्धारण कर देता है। ये मैंने आपको बता दिया, खेत की पूरी एक्चुअल पोजीशन बता देता है। ठीक है, फिर डेटा लेयरिंग, जीआईएस विभिन्न डेटा लेयर्स जैसे कि मिट्टी का प्रकार, उर्वरकता, नमी आदि को एक साथ प्रस्तुत करता है। सारा डेटा कलेक्ट करके फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद में फिर एक्चुअल वो डेटा प्रोड्यूस किया जाता है, और फिर उसके आधार पर वैज्ञानिक अलग अलग तकनीकों के द्वारा खेती का उत्पादन बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये समझ लिया आपने इसके बारे में। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जीपीएस का मतलब मैं कहाँ हूं, जीआईएस का मतलब मैं जहां हूं उसका क्या डेटा है, क्या कौन सी चट्टान है, कौन सी मिट्टी है, मिट्टी का तापमान क्या है, नमी क्या है, ये सब कौन बताएगा, जीआईएस। ठीक है, उसके अलावा दूर से किसी स्थान के बारे में जानकारी एकत्रित करना, वो कहलाता है रिमोट सेंसिंग। ये एक बार कंसेप्ट ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करें प्रेसिजन फार्मिंग में, इन टेक्निकों के अलावा भी कुछ और टेक्निक यूज की जाती है, जिसमें है सेंसर और आईओटी डिवाइसेस। ठीक है, सेंसर में मिट्टी सेंसर, मिट्टी के में सेंसर लगाए जाते हैं, और सेंसर के द्वारा क्या है, मिट्टी की नमी, तापमान, पीएच और पोषक तत्वों की मात्रा को का अनुमान लगा दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, ये सेंसर कैसे काम करते हैं, तो ये अलग अलग इनमें सेंसर लगे होते हैं, और वो सेंसर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को नापते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर मिट्टी में पानी ज़्यादा है तो उसकी जो विद्युत चालकता होगी वो प्रभावित होगी मिट्टी की नमी के आधार पर। ठीक है, तो विद्युत चालकता में कितना वेरिएशन आ रहा है, उसके आधार पर वो अनुमान लगा लेते हैं कि कहाँ पूरे खेत में किस स्थान की मिट्टी में नमी ज़्यादा है या कम है। जहाँ पर कम है वहाँ पर सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पर नमी ज़्यादा है तो वहाँ पर सिंचाई की कम ज़रूरत है। तो इसके लिए फिर इसी के साथ में एक और टेक्निक जुड़ती है, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन आपने देखा होगा कि खेत में ड्रिप का जाल बिछा रहता है, और उसमें बूंद बूंद करके पानी खेतों को मिलता रहता है, तो उससे पानी का जो है पानी का मिसयूज़ नहीं होता है। ठीक है, अच्छा आजकल एक और नई इसके साथ में ड्रिप इरिगेशन के साथ में एक और टेक्निक जुड़ गई है, फर्टिगेशन। ड्रीप इरिगेशन यानी कि पानी तो बूंद बूंद करके पहुंचा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या करने लग गए हो, आप फर्टिलाइजर भी पहुंचाने लग गए हो। ठीक है, जब पानी और फर्टिलाइजर को प्रॉपर अमाउंट में जब खेती में पहुंचाया जाएगा तो उसे कहेंगे क्या, फर्टिगेशन।
क्लियर, ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सेंसर जैसे कि जलवायु वाले सेंसर होते हैं जो कि हवा की गति, तापमान, आर्द्रता को नापते हैं और उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं कि खेती के लिए मौसम क्या रहने वाला है, ठीक है। कौन सा मौसम, यानी कि पर्टिकुलर जो आप खेत फसल बो रहे हो वो उस पर्टिकुलर तापमान के लिए सही है या नहीं है, उसका भी अंदाज़ा हमको किससे मिल जाता है, जलवायु सेंसर से, ठीक है। तो ये है। फिर इसके बाद में डिवाइसेस की बात करें तो ये सेंसर से डेटा एकत्रित करके क्लाउड पे भेजते हैं और फिर उनका क्या होता है, विश्लेषण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग और इसके अलावा मिट्टी के सेंसर, जलवायु के सेंसर और IoT डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देख लिया GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग, मिट्टी के सेंसर, जलवायु सेंसर, ये सब देख लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और क्या यूज़ होता है, ड्रोन। ड्रोन के द्वारा क्या होता है, फसलों की निगरानी के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाता है कि कहाँ पर कोई कीट यानी कोई खरपतवार या कोई कीड़े मकोड़ों का आतंक तो नहीं मच रहा उस पर्टिकुलर रीजन में, तो उससे किसान को क्या है, सहूलियत हो जाती है और ड्रोन से पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पर खतरा है कीटों का, पतंगों का, तो इसलिए यहाँ पर जो है पेस्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो एक पूरी निगरानी हो जाती है। तो एक यह इसका फ़ायदा होता है ड्रोन सर्विलांस का। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उपग्रह इमेजनरी, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। GPS में भी क्या है कि पूरे भूमि की तस्वीरें प्राप्त की जाती है। फिर उसके बाद में स्पेक्ट्रल इमेजिंग, पौधे से परावर्तित विभिन्न वेवलेंथ का विश्लेषण करके उनकी स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन भी किया जाता है, ये भी इसी में शामिल होता है। तो ये चीज़ें ड्रोन सर्विलांस, उपग्रह इमेजनरी और स्पेक्ट्रल इमेजिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रेसिजन फार्मिंग को काफ़ी महत्वपूर्ण बना देती है, ठीक है। इसके द्वारा अगर हम देखें ओवरऑल पूरा जजमेंट निकालें तो हम ये बोल सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, जितने भी रिसोर्सेज है उनका मिसयूज़ नहीं होगा, पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है, लेज़र पॉल्यूशन होगा, इसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिजन फार्मिंग आगे हमारे देश का नहीं बल्कि विश्व का भी एक भविष्य है, क्योंकि इसी के द्वारा आप बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करा सकते हो। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए आप खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करा सकते हो। खाद्य सुरक्षा के साथ साथ आप स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी साथ में शामिल कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में किसानों की आमदनी भी बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ें सरकार ने इसके लिए काफ़ी इनिशिएटिव लिए। आपको मालूम होगा सॉइल हेल्थ कार्ड सरकार द्वारा वितरित किए जाते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड में यही होता है कि अलग अलग स्थान के बारे में मिट्टी का नमूने का विश्लेषण किया जाता है कि मिट्टी में उर्वरकता कैसी है, मिट्टी की pH क्या है, pH लेवल क्या है उसका, उसमें नमी की स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें सॉइल हेल्थ कार्ड में आपको बता दी जाती है। और फिर आपको एक गाइडेंस भी मिल जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर मिट्टी में कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हमको यूज़ करने हैं और ये किस तरह की खेती के लिए ये मिट्टी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सॉइल हेल्थ कार्ड में हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो किसानों को बाज़ार का अनुमान लगाना एक बड़ी कठिनाई होती है, तो उसके लिए भी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है ई-नाम करके। उसमें क्या है, पूरा नेशनलाइज जो एग्रीकल्चर का मार्केट है उसके बारे में किसानों को जानकारी मिल जाती है कि आने वाले समय में कौन सी खेती ग्रो यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा रहने वाली है, कम रहने वाली है, उसका अंदाज़ा लग जाता है। मौसम से रिलेटेड सारे जो डिवाइसेस और सैटेलाइट्स है वो हमको इन्फॉर्मेशन किसानों को अवेलेबल करा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा की जा रही है ना। इसके लिए सरकार ने कौन कौन सी एग्रीकल्चर से रिलेटेड योजनाएं बनाई है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी जैसे एक प्रधानमंत्री कुसुम योजना, सोलर पावर का यूज़ करे किसान, है ना। जैसे प्रेसिजन फार्मिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो आप सारे यूज़ कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ अगर खेती में जो आप पंप चला रहे हो वो पंप किससे चले, सोलर पंप से, है ना, यानी सोलर एनर्जी से चले, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर में और चीज़ें जुड़ती जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से कई सारी योजना है जो सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड चलाई है। उसके लिए मैं अलग से लेक्चर आपको बताऊंगा, लेक्चर उसको मैं सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। अभी फ़िलहाल में शॉर्ट में हमने यहाँ पर प्रेसिजन फार्मिंग उसकी नीड क्यों है, उसमें क्या क्या कमी है,
वो सब जान लिया है। अब कमी क्या है? कमी आप जानते ही हैं कि भारत में सबसे बड़ी कमी ये है कि मैक्सिमम किसानों के पास खेती की ज़मीन काफ़ी छोटी है, या बहुत सारे किसानों के पास खेती की ज़मीन ही नहीं है। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक वो किसान प्रेसिजन फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, इन चीज़ों से नहीं जुड़ पाएंगे, और फिर नहीं जुड़ेंगे तो उनकी आमदनी भी नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट की बजाय प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए। और प्रिवेंशन क्या है कि ये सारी जो चीज़ें दिख रही है उनको सब पहले रोक दे, उनको किसानों को मेन मुख्य धारा में लाए, छोटे छोटे किसानों को, तब जाकर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.